Hey guys, this is Swapnishri and today we are going to study the chapter first of BMLT first year syllabus, that is the introduction to medical technology, role of medical laboratory technologists, the ethics, responsibilities, safety measures and first aid. Okay, तो why this topic is so much important क्योंकि आप लोग अभी जस्ट 12th स्टैंडर्ड करके आए हैं and you don't know the responsibility of laboratory scientist, you don't know the ethics, you don't know the safety measures. So this topic is very, very, very important for all the healthcare profession, especially the person who is working in laboratory. So without wasting any time, let's get started with the first question, that is what is clinical laboratory sciences. ठीक है, हम इधर पर एडमिशन लिए, हमने ये एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है। इस जगह पे हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, किस किस तरीके से हमें काम करना है, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर हम लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं तो क्या सेफ्टी मेजर्स का हमें ध्यान रखना है, अगर हमें कुछ हो जाता है तो फर्स्ट एड क्या हो, कि फर्स्ट एड किस तरीके से लेना है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी लेबोरेटरी क्लिनिकल लेबोरेटरी साइंसेस क्या होता है, ठीक है। हमें ये बात पता है कि डॉक्टर्स जो पेशेंट होते हैं उनको ट्रीट करता है, राइट। अभी डॉक्टर्स क्या ये चीज़ अकेले करते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। सो उन्हें चाहिए कोई जो ये फिगर आउट करके बता पाए कि इस पर्टिकुलर पेशेंट के बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। तो उस जगह पे काम कौन आता है, काम दैट इज लेबोरेटरी साइंटिस्ट या फिर लैब एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो ये चीज़ करके बताते हैं कि इस पेशेंट के पर्टिकुलर इस पेशेंट के शरीर के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। अगर किसी पेशेंट ने आके बोला है कि मुझे पेट दर्द हो रहा है, मुझे से फीवर है, तो उससे कोई भी डायग्नोसिस नहीं बनता। डायग्नोस करके कौन देता है? बाय कलेक्टिंग सम स्पेसिमेंस, और ये सारी चीज़ें ये कौन करके देता है? ये लैब एक्सपर्ट्स करके देते हैं, ठीक है। अब लैब्स में कौन काम करता है? ठीक है, लैब्स में लेबोरेटरी साइंटिस्ट काम करते हैं और लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट काम करते हैं, ठीक है, जिनको अपन साइंस डिटेक्टिव भी बोलते हैं। वाई साइंस डिटेक्टिव? क्योंकि ये लोग शरीर के अंदर का पता करके बताते हैं कि इसके अंदर क्या चल रहा है, इसलिए हम उन्हें साइंस डिटेक्टिव्स बोलते हैं, ठीक है। अब अंदर का उन्हें कैसे पता चलता है? उन्हें कुछ सैंपल्स कलेक्ट करने होते हैं, ब्लड के सैंपल्स हो सकते हैं, यूरिन के सैंपल्स हो सकते हैं, फ्लूइड के सैंपल हो सकते हैं। तो इस तरीके के वो सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, टेस्ट रन करते हैं। जो भी टेस्ट आपको डॉक्टर लिख के दे रहा है वो टेस्ट रन करते हैं, उसके बाद वो बताते हैं कि आपके बॉडी के अंदर ये चीज़ चल रही है और उसके बेसिस पे आपको ट्रीटमेंट मिलता है, राइट। सो वाई लैब इज सो मच इम्पॉर्टेंट। तो अभी तक जितने भी मेडिकल डिसीजेंस लिए जा रहे हैं, लाइक अबाउट 70% ऑफ मेडिकल डिसीजेंस जो होते हैं वो लेबोरेटरी टेस्ट रिपोर्ट्स के बेसिस पे ही लिए जाते हैं। क्योंकि अगर डॉक्टर के पास पेशेंट आके ये बोलेगा कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है या मुझे फीवर है, तो डॉक्टर को ये बात नहीं समझ आएगी, ऑफ कोर्स, क्योंकि मेडिकल की किसी बुक में ऐसा नहीं लिखा रहता कि पेट दर्द का यही कारण है। पेट दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, राइट। देयर देयर कैन बी लाइक थाउजेंड ऑफ रीजंस कि पेट दर्द क्यों हो रहा है। क्योंकि पेट जहाँ पेट है, पीपल डोंट नो कि उन्हें एक्चुअल में लिवर साइड में कुछ पेन हो रहा है या एक्चुअल में टमी में हो रहा है या किसी और ऑर्गन में हो रहा है, राइट। तो इधर पर पेशेंट आके सिर्फ यही बोलेगा मुझे पेट में दर्द हो रहा है, पेशेंट आके यही बोलेगा मुझे सिर दर्द हो रहा है, पेशेंट आके यही बोलेगा मुझे फीवर हो रहा है। तो ये चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना एक डॉक्टर का काम है कि वो कैसे करेगा। अभी डॉक्टर को इस जगह डॉक्टर बैठ के डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, तो इस जगह पर लैब एक्सपर्ट्स जो होते हैं, लेबोरेटरी साइंटिस्ट जो होते हैं, फिर लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो इस चीज़ को पता करके बताते हैं डॉक्टर को और उसके बेसिस पे ही ट्रीटमेंट मिलता है। तो 70% of all decisions are made using the lab test reports, and like all the tests help the doctor choose the right medicine and if see if it is working or not. Okay, so what else labs do? आपको क्या लगता है सिर्फ बीमार हैं इस जगह पे लेबोरेटरी का काम आ रहा है और कोई है और कोई जगह पे ऐसे लैब्स का कोई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है? एंड इफ यू आर थिंकिंग दिस देन यू आर रॉन्ग, राइट। तो हमारा लैब ये पता करने के अलावा कि पेशेंट बीमार है, पेशेंट को क्या हुआ है, ये पता करने के अलावा भी देयर आर certain roles and responsibilities like education they participate in research, quality checks and IT designs, right? So how they participate in education? They teach student how the body works, बॉडी किस तरीके से काम कर रही है, ये अंदर की बातें हैं। ये सिर्फ एक लैब टेक्नोलॉजिस्ट को पता होता है, एक लेबोरेटरी मेडिसिन वाले को पता होता है कि हाउ अंदर की चीज़ें इज वर्किंग, राइट।
उसके अलावा रिसर्च, कोई भी क्योर को फाइंड करना है, वैक्सीन्स को फाइंड करना है, इस जगह पे लेबोरेटरी का यूज़ होता है। क्वालिटी चेक्स, मतलब हमें कैसे पता होगा कि कोई भी जो टेस्ट आ रहे हैं वो एक्चुअल में सही है या नहीं है, राइट। मतलब कि अगर किसी टेस्ट का रिपोर्ट आ रहा है, किसी भी फॉर एग्जांपल LFT का रिपोर्ट आ रहा है या KFT का आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल का आ रहा है, किसी भी चीज़ का अगर रिपोर्ट्स आ रहे हैं, तो हाउ वी गेट टू नो कि ये वाली जो रिपोर्ट है वो एक्चुअल में एक्यूरेट है, राइट। तो उसके लिए लगता है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल खुद में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हेन इट कम्स टू लेबोरेटरी और समथिंग। तो इस जगह पे हमें क्वालिटी कंट्रोल करना होता है। क्वालिटी कंट्रोल इज समथिंग जो, फॉर एग्जांपल, हम सुबह 8 बजे लेबोरेटरी खोल रहे हैं, तो लेबोरेटरी खोलने के बाद सबसे पहले मशीन्स को हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे। मशीन को ऑन करने के बाद हम इसमें QC रन करेंगे। क्या करेंगे, QC रन करेंगे। QC रन करना, अब मैं आपको ये सारी चीज़ें QC वाले टॉपिक में ही पढ़ाऊंगी। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे कि हाँ ये टॉपिक आपको पढ़ना है तो ही मैं इसका वीडियो बनाऊंगी अभी, अदरवाइज मैं इसका वीडियो अभी नहीं बनाऊंगी। सो QC बाय QC इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि QC हमें ये बताता है कि एक्चुअल में हमारी जो मशीन्स हैं वो सही रिजल्ट्स दे भी रही हैं या नहीं दे रही हैं। तो इसलिए जो बड़े बड़े लेबोरेटरीज होते हैं उस जगह पे QC रन होता है और हमें ये पता चलता है कि हमारा जो रिपोर्ट है वो एक्चुअल में एक्यूरेट है, जो भी हमारे बॉडी में चीज़ें हो रही हैं दैट इज एक्यूरेट। ओके, वो हमारी टेस्ट रिपोर्ट में एक्यूरेट दी गई है। ठीक है, अभी IT डिज़ाइन, लाइक पहले मैनुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत छोटे छोटे टेस्ट भी, हर एक चीज़ हमें मैनुअल लगाते थे जिसमें बहुत टाइम टेकन होता था। लाइक उनका प्रोसेस, फॉर एग्जांपल अगर क्रेटनिन भी लगा रहे हैं, यूरिया भी लगा रहे हैं, तो हर एक चीज़ के टेस्ट किट्स आते थे छोटे छोटे, और उसका हम उसको पहले हमने हॉट वाटर बाथ में रखा या फिर हमने इंक्यूबेशन पे रखा टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो कितना भी हो, हमें एक रिजल्ट, सिर्फ एक टेस्ट लगाने के लिए हमें 40-50 मिनट लग ही जाता था। ठीक है, और उसमें एरर के चांसेस भी ज़्यादा होते थे। ठीक है, तो IT, मतलब हमारे पास अभी बहुत अच्छे कंप्यूटर्स आ चुके हैं, बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, जिसकी वजह से ये हमारे लिए बहुत ईजी हो गया और एरर रेट जो होता है वो भी कम हो गया है। ठीक है, तो इस जगह पे बहुत अच्छे कंप्यूटर्स और बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर ने हमारा हॉस्पिटल में काफ़ी अच्छा हेल्प किया है। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर हम बोल सकते हैं दैट इज द लैब एक्सपर्ट्स आर बेसिकली द बैक स्टेज हीरोज इन हेल्थ केयर, और वी कैन से द वी आर द बैकबोन ऑफ द हेल्थ केयर, क्योंकि बिना हमारे टेस्ट रिपोर्ट्स के किसी भी पेशेंट को ट्रीट नहीं किया जा सकता। सो लेबोरेटरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आज हम टॉपिक में ये सारी चीज़ें कवर करेंगे जो मैंने आपको बता चुका है ऑलरेडी। तो एक बार हम इंट्रोडक्शन रीड कर लेते हैं। दैट इज, क्लिनिकल लेबोरेटरी साइंसेज is the health profession that provide laboratory service and information needed for the diagnosis and treatment of the disease. Okay, the clinical laboratory scientists and technologists perform variety of tests to help the physician to diagnose a disease with the help of test reports. Okay, the laboratory plays very important role in healthcare. Nearly 70% of all the medical decisions are based on laboratory results. Okay, the laboratory also plays a very important role in education, research, quality improvement and information technology design. तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले सारा डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, उसके अलावा द फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ क्लिनिकल लेबोरेटरी। अभी क्लिनिकल लेबोरेटरी में क्या क्या चीज़ें हैं जो उसके अंडर में आती हैं। तो सबसे पहला होता है क्लिनिकल पैथोलॉजी, ठीक है, देन हेमेटोलॉजी, देन क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ब्लड बैंक, हिस्टोलॉजी एंड द साइटोलॉजी। तो दीज आर द डिपार्टमेंट जो लेबोरेटरी के अंडर आते हैं। ठीक है, एक जैसे हमारे हॉस्पिटल में ही है दैट इज सेंट्रल पैथोलॉजी लैब, तो वहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स हैं सेपरेट एकदम। क्योंकि ये सारे डिपार्टमेंट सेपरेट क्यों हैं, क्योंकि ये क्लिनिकल पैथोलॉजी में, बेसिकली क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंडर आता है हेमेटोलॉजी, हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी। तो ये सारा क्लिनिकल पैथोलॉजी के ही अंदर आता है, और इन सबको मिला के हम बोलते हैं लेबोरेटरी मेडिसिन। ठीक है, अभी इसका अगर हम इसका सब डिवीजन करें तो देयर आर सब डिपार्टमेंट ऑल्सो इनसाइड दीज डिपार्टमेंट दैट, जैसे कि अगर माइक्रोबायोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो माइक्रोबायोलॉजी में पैरासाइटोलॉजी भी है, ठीक है, वायरोलॉजी भी है,
बैक्टीरियोलॉजी भी है, ठीक है, माइकोलॉजी भी है। तो दीज आर द डिपार्टमेंट जो बहुत बड़े बड़े लैब्स होते हैं, तो उसके अंदर सब डिवाइडेड ऐसे माइक्रोबायोलॉजी डिवाइडेड होता है, ठीक है। उसके अलावा बायोकेमिस्ट्री के भी अपने कुछ अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी है। तो इस तरीके के बहुत सारे सब डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन हम ऑल टुगेदर वी कॉल इट पैथोलॉजी और अ लेबोरेटरी, ठीक है। अभी अगर हम इसकी बात करें, द मेन फंक्शन ऑफ क्लिनिकल पैथोलॉजी लेबोरेटरी, तो क्लिनिकल पैथोलॉजी लेबोरेटरी का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, सबसे मेन काम क्या होता है? तो द मेन फंक्शन ऑफ क्लिनिकल लेबोरेटरी इज टू परफॉर्म क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑन बॉडी फ्लूइड्स। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है बॉडी फ्लूइड्स में। बॉडी फ्लूइड्स क्या क्या हो सकते हैं? ब्लड हो सकता है, सीरम हो सकता है, प्लाज्मा, यूरिन, स्प्यूटम, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और फीसेस, टिश्यूज, कैल्कुलाई। तो ये सारी चीज़ों का एनालिसिस होता है। इस एनालिसिस को क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो तरीके के एनालिसिस होते हैं। इन दोनों को भी मैं अलग से एलैबोरेट करके बताऊंगी, क्योंकि ये टॉपिक ऑल्दो बहुत बड़ा है, ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपको वीडियोस में मैं ये बताऊंगी, ओनली इफ यू कमेंट डाउन दैट यू वांट टू नो इट, ओके। इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट रिपोर्ट्स। टेस्ट रिपोर्ट्स का इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। द टेस्ट रिपोर्ट्स आर यूजफुल टू द फिजिशियन इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। ये चीज़ मैं 4 बार बोल चुकी हूँ, फिर से बोल रही हूँ कि टेस्ट रिपोर्ट से डायग्नोसिस होता है कि इस पेशेंट को क्या हुआ है, उस डायग्नोसिस के बेसिस पर उस पेशेंट को ट्रीटमेंट मिलता है। सो द टेस्ट रिपोर्ट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन हेल्थ केयर, ओके, फॉर द फिजिशियन, फॉर द पेशेंट, फॉर एवरीवन, ओके। सो अभी ये वाला जो डायग्राम है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अगर आप फर्स्ट ईयर में आपको जैसे ही ये क्वेश्चन आता है, आप सारी चीजें लिखोगे, उसके अलावा अगर आपने ये डायग्राम नहीं बनाया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको बहुत कम मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपने भले ही थ्योरी थोड़ा कम लिखा पर आपने ये वाला डायग्राम बना दिया तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो जस्ट कीप दिस डायग्राम इन योर माइंड एंड इट इज वेरी इजी। जब हम आते हैं एकदम कॉलेज में, हमें ये सारी चीज़ें नहीं समझ आती कि एकदम से ये क्या हो रहा है, क्योंकि हमने ऑफकोर्स 12th में ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ी है। तो जब हम इधर आते हैं तो हमें एकदम से ऐसे होता है कि अरे ये क्यों पढ़ा रहे हो, ये क्या है, ठीक है। तो आई एम मेकिंग दिस वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, पेशेंट आया, क्या हुआ, पेशेंट आया, पेशेंट को एडमिट किया, ठीक है। पेशेंट एडमिट हुआ, एडमिट होने के बाद डॉक्टर को नहीं पता इस पेशेंट को क्या हुआ है, सिर्फ फीवर के साथ आया था, वो पेट दर्द के साथ आया था, ही वाज नॉट फीलिंग गुड। तो उन्होंने क्या किया, टेस्ट को बताया कि ये टेस्ट करना। फॉर एग्जाम्पल सीबीसी बोला, एलएफटी बोला, केएफटी बोला, ठीक है, और और कौन से बोल सकते हैं, यूरिन आरएम बोला। तो ये क्या है, व्हाई आई एम राइटिंग दिस टेस्ट, क्योंकि ये बहुत रूटीन वाले टेस्ट है जो किसी भी पेशेंट के किए जाते हैं, ठीक है। तो इसको ये वाले, इस पेशेंट को ये वाला सारे टेस्ट बता दिए। अब इसके बाद ये टेस्ट के हिसाब से क्या हुआ, इस टेस्ट के हिसाब से इनका स्पेसिमेन कलेक्शन हुआ। फॉर एग्जांपल सीबीसी के लिए ब्लड हुआ, ठीक है, ये सिर्फ डायरेक्ट ब्लड से ही लगेगा। एलएफटी के लिए ब्लड हुआ, जिसका बाद में हमने सेंट्रीफ्यूज करके सीरम निकाला, ठीक है। ये भी इसके लिए ब्लड हुआ, लेकिन इसमें लगेगा सीरम, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अभी यूरिन आरएम के लिए यूरिन हुआ, ठीक है। अभी इसके बाद क्या होगा, इसके बाद टेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। टेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि अगर हम इसकी बात करें सीबीसी की, तो सीबीसी कौन से डिपार्टमेंट जाएगा, ये हिमैट डिपार्टमेंट में जाएगा, ठीक है। एलएफटी केएफटी कहाँ जाएगा, बायोकेम डिपार्टमेंट में जाएगा, ठीक है। उसके अलावा यूरिन आरएम कहाँ जाएगा, यूरिन आरएम कहाँ जाएगा, हिमैट में जाएगा, ठीक है। कभी कभी पेशेंट को कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, या बहुत ज़्यादा मतलब देख के ही लगता है कि ये 4-5-6 दिन से बीमार है, इवन आफ्टर, क्योंकि आजकल पेशेंट की आदत भी है कि वो खुद से ही मेडिसिन लेते रहते हैं। तो क्या हो जाता है कि वो एंटीबैक्टीरियल रेसिस्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाते हैं जो पेशेंट्स होते हैं। तो उनके ऊपर बहुत सारे जो मेडिसिन हैं, जो एंटीबायोटिक्स हैं, वो काम ही नहीं करते। तो बहुत सारी जगहों पे क्या होता है, ये वाला भी रूटीन में चलने लगा, दैट इज यूरिन कल्चर। यूरिन कल्चर से हमें क्या पता चलेगा कि इसके ऊपर कौन सा एंटीबायोटिक काम करेगा, ठीक है। उसके लिए हम एएसटी लगाते हैं, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट बोलते हैं शायद उसको, मेरे को एकदम से याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एएसटी रन करते हैं, उसके लिए रन नहीं मतलब उसको कल्चर प्लेट में ही लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यूरिन आरएम कौन से डिपार्टमेंट का टेस्ट है, ये है माइक्रोबायोलॉजी।
ठीक है, ये माइक्रोबायोलॉजी में जाएगा। तो उस जगह से क्या हुआ, टेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अभी टेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद स्पेसिमेन का एनालिसिस हुआ। स्पेसिमेन का एनालिसिस करेंगे कि इसमें क्या दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत नहीं हो रही है। उसके बाद अभी तक लेबोरेटरी मैनेजमेंट सिस्टम दे रखा है, ठीक है। ये इधर पर सबसे पहले अगर इस जगह पे ये एरो बना है मतलब कि क्वालिटी कंट्रोल होगा, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल मैंने जस्ट अभी बताया, फिर से बता देती हूँ कि फॉर एग्जांपल कि सुबह 8 बजे लैब खुली है, ठीक है। सबसे पहले मशीन को क्या करेंगे, ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद QC रन करेंगे। QC रन करने के बाद क्या होगा, हमें उसके QC टेक्स अराउंड 10-15 मिनट्स 20 मिनट्स डिपेंड्स। उसके बाद हम टेस्ट अपना लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद रिजल्ट का इनपुट आएगा, ठीक है। रिजल्ट इनपुट होगा, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट्स आएंगे। हम रिपोर्ट्स मतलब वो जो पेपर में बना के देते हैं वो रिपोर्ट्स निकालेंगे। उस रिपोर्ट्स के बेसिस में इंटरप्रिटेशन होगा। इंटरप्रिटेशन मतलब कि सबसे पहले जो एक लैब साइंटिस्ट है उसको पता होगी हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, ठीक है। पेशेंट की हिस्ट्री ली। अब उसके बेसिस में अगर LFT इंक्रीज आ रहा है, ठीक है, अगर LFT इंक्रीज आ रहा है तो वो क्या करेगा, ही नोज कि चलो ठीक है हमें ये वाला रिपोर्ट्स आगे देना है, क्योंकि पेशेंट का फॉर एग्जांपल पेशेंट को कुछ तो लीवर का इशू था, कुछ तो लीवर के प्रॉब्लम से ही वो आया था और इस जगह पर उसका LFT इंक्रीज है। तो वो बेसिकली क्या करेगा, ही नोज द हिस्ट्री, वो जो रिपोर्ट है उसको फॉरवर्ड कर देगा डिपार्टमेंट में, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर पेशेंट की जो हिस्ट्री है दैट इज नॉट रिलेटेड टू लिवर, राइट, तो और उसका LFT इंक्रीज आया है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले ही अपने सीनियर को, अपने कंसल्टेंट को एक बार इन्फॉर्म करेगा कि ये पेशेंट का ये इंक्रीज आया है, ठीक है। एक बार डिपार्टमेंट से भी बात करेगा कि आपके पेशेंट का ये इंक्रीज आया है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास अगर बचा हुआ सैंपल रखा होगा तो हम दोबारा से रन करेंगे, सैंपल नहीं रखा होगा तो हम पहले सैंपल मंगाएंगे, हम दोबारा से रन करेंगे। तो इस जगह पे क्या क्या दो चीजें हो सकती है, हो सकता है उसको LFT का इशू हो, दैट इज अ कॉज, ठीक है, दैट कैन बी अ लाइक पॉइंट कि हाँ उसको LFT का इशू हो सकता है। उसके अलावा एक और प्रॉब्लम है दैट इज कि उस हमारे सिस्टम में कोई तो एरर हो गया है, ठीक है। कुछ तो अगर एरर हुआ होगा तो भी उसका LFT है बहुत ज़्यादा डिक्रीज आ गया, बहुत ज़्यादा इंक्रीज आ गया, तो उस जगह पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रीरन करेंगे टेस्ट, री रिपोर्टिंग करेंगे, ठीक है। हर चीज़ अगर सेम ही आता है इट मीन्स कि वी कैन पास दैट रिपोर्ट टू द डिपार्टमेंट। अगर सेम नहीं आता है तो हम जो नया वाला रिपोर्ट आया है उसकी हिस्ट्री के हिसाब से हम नया वाला रिपोर्ट भेजेंगे, ठीक है। और अगर LFT बहुत ज़्यादा इंक्रीज आता है, उसकी हिस्ट्री के हिसाब से भी इंक्रीज ही लग रहा है और बहुत ज़्यादा इंक्रीज आता है, तो उसको हम क्रिटिकल रिपोर्ट में रखते हैं। क्या बोलते हैं उसको, क्रिटिकल रिपोर्ट्स में। तो हम उसका एक अलग से क्या करते हैं, अलग से उसका एक रजिस्टर होता है, उसमें हम ये चीज़ वैल्यूज जो होते हैं उसको नोट करके रखते हैं कि दिस इज अ क्रिटिकल वैल्यू, उसको हम क्रिटिकल वैल्यू में चढ़ा देते हैं। उसके बाद हम उसको OPD में शेयर कर देते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है और ऑफ कोर्स हमारे पास बहुत सारा कंटेंट बचा हुआ है इसका, तो डेफिनेटली पार्ट 2 मुझे बनाना ही पड़ेगा। तो जस्ट वेट फॉर पार्ट 2 एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।